मॉर्निंग बच्चों। काफ़ी दिनों बाद हम लोग फिर से क्लास के लिए हम लोग आप एक दूसरे के सामने आए हैं और आप लोगों ने हॉलीडे अच्छी तरीके से बिता भी लिया होगा। और अब जो एक नए शेड्यूल के हिसाब से हम लोग अलग अलग दिनों पर मिलेंगे, ताकि आप लोगों ये शेड्यूल इसलिए भी रखा गया है कि ताकि आप लोगों को जो है रेगुलर क्लास अगर मिलने से आप लोग आंख पर थोड़ा सा ये प्रभाव पड़ता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए सिस्टम ने ऐसा किया। इन बिटवीन हम लोगों ने काफ़ी असाइनमेंट भी दिया होगा। उम्मीद है जो है आप लोगों ने असाइनमेंट कंप्लीट भी कर लिया होगा। और जब हम लोग क्लास रिज्यूम होगा कॉलेज में हम लोग, तो हम उस समय चेक करेंगे। आज हम लोगों का जो टॉपिक है जिसको हम आज पढ़ाना है, दैट इज द बैलेंस शीट ऑफ ए बैंक। बैलेंस शीट ऑफ ए बैंक के संदर्भ में जो है बैंकों का बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट वही है। कॉन्सेप्ट वही का मतलब कि लाइबिलिटी साइड में वही जाएगा जो किसी को देना होता है, एसेट साइड में वही आएगा जो हमको किसी से लेना है या हमारा कहीं इन्वेस्टमेंट है। ये टोटल उसी कॉन्सेप्ट पर जो हम लोग बैलेंस शीट ऑफ द फर्म बनाते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहेगा लेकिन आइटम हमेशा अलग रहेगा, क्योंकि वो जो है बिजनेस जो होता है जो फर्म का वो सामानों का होता है और बैंक का बिजनेस होता है पैसे का, मनी का। इसलिए वहां पर जो भी होगा वो अलग आएगा यहाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि लायबिलिटी का मतलब होता है जो हमको देना है वो लायबिलिटी में आ जाएगा, और जो हमको किसी से लेना है और साथ ही लेने के साथ साथ अगर हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, हमको जिससे प्रॉफिट हो रहा है, वो सब जो है एसेट साइड पे आ जाएगा। बैंक के संदर्भ में स्पेशली जो लागू होता है, ऑल द बैंक्स इन इंडिया आर regulated under the Indian Banking Company Act 1949। रेगुलेटरी बॉडी हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है एज ए मॉनेटरी अथॉरिटी, एज ए बैंकर ऑफ अ बैंक। कोई भी बैंक अगर इंडिया में स्टेब्लिश होता है, उसको बैंक खोलने से लेकर के उसकी मॉनिटरिंग, उसका ब्रांच करना, रिपोर्टिंग, ये सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनिटर करता है। यानी अगर नया बैंक खोलना होगा तो रिजर्व बैंक से परमिशन लो, नया ब्रांच खोलना है तो उसके भी संदर्भ में रिजर्व बैंक की अपनी गाइडलाइन से उसके तहत खुलेगा। बैंकों को हमेशा जो है रिजर्व बैंक को अपनी फोर्टनाइटली रिपोर्ट भेजनी पड़ती है। साल में रिजर्व जब बैलेंस शीट बनता है तो बैलेंस शीट रिजर्व बैंक को सबमिट करना इट इज मैंडेटरी, कानूनी रूप से अनिवार्य होता है। और ये जो फॉर्मेट बनाया गया है, ये फॉर्मेट इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेट किया है कमर्शियल बैंक के तहत, उसी के तहत ये बनाया जाता है। जो अभी हमने बोला कि अदर फर्म्स आर एंगेज इन द बिजनेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, बट दिस द कमर्शियल बैंक आर एंगेज इन द बिजनेस ऑफ द मनी, द रूपी। इसलिए आप जब कभी कभी मैंने देखा जब आप लोग आंसर देते हो फर्म बैंकों के बैलेंस शीट के संदर्भ में, तो आप लोग बैलेंस शीट वही बना देते हो जो आपको फर्म यहाँ वो नहीं बनाना, बस ध्यान रखना कॉन्सेप्ट वो रहेगा, आइटम अलग रहेगा, क्योंकि कॉमर्शियल बैंक मनी का बिजनेस करता है। कॉमर्शियल बैंक का जो होता है, जैसे मैंने कहा, लायबिलिटी साइड का मतलब होता है जो बैंकों को पैसा लोगों को देना है, चाहे आज देना हो चाहे बाद में देना हो, देना है। एसेट साइड का मतलब होता है जो पैसा हमको किसी से लेना है या बैंक ने कहीं इन्वेस्ट किया वो भी, और जो प्रॉफिट के रूप में हमको मिलेगा जो बैंक ने इन्वेस्ट किया, उसको अकॉर्डिंगली हम लोग लायबिलिटी और एसेट साइड में बांटते हैं। रिजर्व जो कॉमर्शियल बैंक का जो बैलेंस शीट है वो कुल 12 शेड्यूल में बना हुआ है। शेड्यूल जिसको बोलते हैं 6 शेड्यूल हमारा जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये लायबिलिटी साइड में आ जाएगा 6 शेड्यूल है। और एसेट साइड में जो है तुम्हारा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 6 शेड्यूल लायबिलिटी साइड में, पहला 6 शेड्यूल, और नेक्स्ट 6 शेड्यूल होते हैं एसेट साइड। कुल 12 शेड्यूल में हमारा जो होता है क्या कहते हैं कमर्शियल बैंक का बैलेंस शीट वो बनता है। नेचुरली ये जो बनता है शेड्यूल जैसे लायबिलिटी साइड में, वो ऑन द बेसिस ऑफ द लॉन्गिविटी, यानी कि पहले शेड्यूल में वो आइटम आएगा जो सबसे लास्ट में, यानी दैट इज द कैपिटल। हम लोगों ने इसको पढ़ा भी था वर्किंग प्रोसेस में कि
कैपिटल कैसे होता है, हमारा जो कैपिटल कई भागों में बटा होता है, आपका ऑथराइज कैपिटल हो जाता है। ऑथराइज कैपिटल के बाद आपका इशूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, वो सब जो है हमारा लायबिलिटी साइड में पहले शेड्यूल के अंतर्गत आता है। दूसरे शेड्यूल के अंतर्गत आता है हमारा रिजर्व फंड, जो आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर द फ्यूचर, जस्ट टू मीट आउट द फ्यूचर अनसर्टेनिटी एंड जस्ट टू मेक द बैंक्स financial position strong, the reserve fund is being created by the bank that comes under the schedule 2। तो पहले शेड्यूल में हमारा क्या आ गया, कैपिटल, और दूसरे शेड्यूल में आ गया हमारा आपका हो गया क्या कहते हैं फंड, रिजर्व, जो रिजर्व हमने डिटेल बताया। तीसरे शेड्यूल में आता है आपका डिपॉजिट। डिपॉजिट जो बैंक, डिपॉजिट कौन होता है, जो हमारे डिपॉजिटर बैंक के पास जमा करते हैं, जैसे आपका जितने भी हैं, चाहे वो करंट अकाउंट का हो, चाहे फिक्स डिपॉजिट है, रिकरिंग डिपॉजिट है, सेविंग अकाउंट है, जितने भी प्रकार के डिपॉजिट बैंकों में जमा होते हैं, जो बैंक को ऑन डिमांड या आफ्टर ए टाइम पीरियड बैंक को वापस करना पड़ता है, वो आपका डिपॉजिट के अंतर्गत आते हैं। ये भी हम लोग डिटेल उसमें देख चुके हैं। नेक्स्ट है बोरोइंग फ्रॉम द अदर बैंक। तो ये भी सही है कि ऑल द बैंक्स आर कंट्रोल्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द लास्ट रिसोर्ट प्रोवाइडिंग द लोन एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द अदर कमर्शियल बैंक। लेकिन रिजर्व बैंक से पैसा जब मिलेगा, लेकिन अगर इमरजेंसी में हमारे एक बैंक को जब पैसे की जरूरत पड़ती है, तो ये भी संभव है वो दूसरे बैंक से अपने दूसरे अदर बैंक जो तमाम, चाहे प्राइवेट हो चाहे नेशनलाइज बैंक को, दूसरे बैंक से ले सकता है। ये इसको कहते हैं हम लोग इंटर बोरोइंग फ्रॉम द अदर बैंक। ये आपका जो है ये इसमें आ जाएगा शेड्यूल 4 में। पांचवा है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का मतलब है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी, सिंस द बैंक परफॉर्म अदर फंक्शन लाइक एजेंट फॉर द डिपॉजिटर, डिस्काउंटिंग द बिल, पेमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द शेयर होल्डर, ऑल सच एक्टिविटी आर रिप्रेजेंट द लायबिलिटी बैंक विच आर शोन इन द बैलेंस शीट। मतलब जो बैंक को पैसा देना है, जो बिल्स पेबल के रूप में, जो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी छठा आपका शेड्यूल में आता है, लास्ट। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का मतलब ही होता है, आपने अकाउंट पढ़ा होगा, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का मतलब होता है दोज लायबिलिटी जो ड्यू टू सर्टेन रीजन, उसको कुछ सर्कमस्टांसेस होने पर ही हम उसका पेमेंट करेंगे। यानी एक भाषा में, समथिंग विल हैपन देन दैट विल हैपन, यानी कि वो लायबिलिटी जो कुछ घटना होने पर हमको हमको देना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं देने की जरूरत है। दैट्स कम। ये आपने पहले अकाउंट में काफी डिटेल पढ़ा होगा, वो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में आता है। ये था टोटल जो है बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड। अब हम आते हैं एसेट साइड, जो हमारे बैलेंस शीट के दाहिने साइड में होता है। बाएं साइड में लायबिलिटी साइड होता है। लायबिलिटी साइड को बाएं तरफ इसलिए भी रखा ही जाता है कि क्योंकि वो पहला आइटम होता है जो हमारे पास आता है। जब पैसा आएगा तभी हम एसेट्स क्रिएट कर सकेंगे, इसलिए एसेट्स को राइट हैंड साइड पर रखते हैं। एसेट्स में जो पहला चीज होता है, जो पहला आइटम आता है, दैट इज द कैश। कैश का यहां मतलब होता है कि जो बैंक को ऑन डिमांड डिपॉजिटर को देने के लिए अपने पास कैश एज ए रिजर्व रखना पड़ता है। ध्यान देने का, एवरी बैंक हैज टू मेंटेन सर्टेन अमाउंट ऑफ एज liquid cash to meet the day to requirement of its depositor. It's mainly depend upon the net cash flow, but the cash balance kept in bank does not earn interest. इसलिए ये नॉन प्रॉफिटेबल में हमने बताया भी था कि ये इट इज द customary compulsory to keep the cash balance with the bank which earns no interest. But the cash balance kept in bank does not earn interest for bank. On the other hand, it must not allow to fall below a safe level. Safe level से जा नहीं सकता, क्योंकि ऑन डिमांड कभी भी अगर डिपॉजिटर आता है उसको पैसा देना बैंक के गुडविल के लिए एक जरूरी एक फैक्ट होता है। सेकेंड है मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। दीज एसेट्स आर गुड एज लिक्विड कैश। इनफैक्ट बैंक कभी कभी कुछ लोगों को वेरी शॉर्ट या 15 मैक्सिमम 15 दिन के लिए लोन दे देता है।
उसका मतलब होता है कि जब भी हम मांगेंगे आपको पैसा देना पड़ेगा। इसी के लिए इसको बोला गया है कॉल और शॉर्ट नोटिस, कि हम जब भी मांगेंगे शॉर्ट नोटिस पर आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। बहुत ही कम इंटरेस्ट पर बैंक बिजनेसमैन को ये लोन देता है। ये आ गया है नेक्स्ट शेड्यूल में। थर्ड शेड्यूल, ये जो थर्ड पॉइंट है इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट शेड्यूल में बैंक जो है तमाम पैसे को ऑन द बेसिस ऑफ द मैंडेटरी, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्शन के तहत, SLR के तहत, या बैंक खुद अब प्रॉफिट अर्न करने के लिए तमाम बॉन्ड, जिसमें गवर्नमेंट का, रिजर्व बैंक का ट्रेजरी बिल, अदर बॉन्ड होते हैं, ट्रेड बिल, इसमें पैसा लगाता है जिससे कि बैंकों को जो है इंटरेस्ट के रूप में प्रॉफिट अर्न होता है। ठीक है ना, उसका इन्वेस्टमेंट के रूप में आता है। यहाँ पर बैंकों को डिटेल ऑफ द इन्वेस्टमेंट देना होता है। चौथा एडवांस है, जो बैंक लोगों को लोन देता है। वो लोन कई तरह के होते हैं, हमने पढ़ा है। ओवरड्राफ्ट के रूप में भी होता है, कैश क्रेडिट के रूप में होता है, लोन एडवांसेस के रूप में होता है, बिल डिस्काउंट के रूप में भी होता है। ये सारे लोन जिस पर बैंकों को ब्याज मिलता है, ये इस शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं। पांचवा है फिक्स एसेट। बैंक को अपनी बिल्डिंग भी चाहिए। बैंक को तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुर्सी है, कंप्यूटर है, सो मेनी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी आर रिक्वायर्ड बाय द बैंक just to provide the services to the depositor which require huge money. That is the fixed asset, जिसको बैंक को मजबूरी होता है इसको लगाना, अपने डेट स्टॉक के रूप में इसको देखा भी होगा। अदर एसेट्स में these detail include the inter office adjustment, interest secured, हम किसी को इंटरेस्ट, हम किसी से मिलना है, हम उसको इंटरेस्ट को जो है हमको मिलना बाकी है, इंटरेस्ट सिक्योर्ड हो गया। ऑफिस के रूप में किसी से हमसे दूसरे ब्रांच से लेना है। ये सारे पॉइंट आ गए छठे में। ये सारे हैं जिसके आधार पर बैलेंस शीट बनता है। एडवांटेज और मेरिट, देखो बैलेंस शीट इस कहा जाता है जो एक फंडामेंटल रूप में, बैलेंस शीट इज द मिरर ऑफ द फर्म। उसी तरह बैंक के संदर्भ में बैलेंस शीट इज द मिरर ऑफ द कॉमन बैंक्स। हम बैंक के थ्रू जा सकते हैं कि बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बैंक की जो है कितना डिपॉजिट रेशियो है, कितना क्या कहते हैं लैंडिंग कैपेसिटी रेशियो है, क्योंकि डिपॉजिट एंड लैंडिंग रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द स्टेटस कमर्शियल क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ द बैंक। और साथ ही साथ ये सारे बैंकों का जो फाइनल रिपोर्ट होता है ये रिजर्व बैंक को जाता है, और रिजर्व बैंक एक कंपाइल्ड, इसी के हर कमर्शियल बैंक के बैलेंस शीट के आधार पर एक कंपाइल्ड बैलेंस शीट और द कमर्शियल बैंक का बनाता है, जिससे टोटल हमारे कमर्शियल बैंक की पोजीशन का पता लगता है कि कमर्शियल बैंक हमारे किस दिशा में, किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो फिर से हम रिपीट करेंगे कि बैंकों को अपना बैलेंस शीट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इट इज कंपल्सरी टू सबमिट द बैलेंस शीट टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एनुअली। फोर्टनाइटली इसको अपनी रिपोर्ट देनी पड़ती है। एज ए रेगुलेटरी बॉडी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज द फुल कंट्रोल ओवर टू द एक्टिविटी ऑफ द एक्टिविटी, जो रनिंग एक्टिविटी वो तो करेगा, लेकिन रिजर्व बैंक के जो भी डायरेक्शन होगा अकॉर्डिंगली रिजर्व सारे कमर्शियल बैंक को करना पड़ता है। इसलिए बैलेंस शीट प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल, नॉट ओनली फॉर that particular bank but also regarding the national overall economy to evaluate and analyze the overall economic performance of the country। हमारे ख्याल से आपको पूरी तरीके से इस चीजें समझ में आ गई होगी। इसके साथ जो है हम आपको इसमें आपका जो दिया हुआ है शेड्यूल, इसमें एक कंपाइल में दे, हम एक आपको जो है PDF आपको भेज रहे हैं, इसी के साथ आपको मिलेगा, जिसमें जो है बैलेंस शीट का जो एक शेड्यूल है उसका फॉर्मेट दिया रहेगा। ये पुराना, अगर किसी के पास कि दीदी भैया कोई पढ़ा होगा मनी बैंकिंग पुराना, आज से 6-7 साल पहले, उस किताब मनी बैंकिंग की किताब ये अवेलेबल है, आप उसमें से अगर ले सकते हो, नहीं तो हम इसका PDF भेज रहे हैं और आप उस जो हम भेज रहे हैं उसके आधार पर आप इसका नोट्स तैयार करना। थैंक यू।